आज हम बात करेंगे कि यूरोप में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग लोगों के क्या विचार थे और क्या वजह थी कि यूरोप में धीरे धीरे समाजवाद की विचारधारा जोर पकड़ने लगी थी। तो जैसा कि मैंने अभी बात की कि यूरोप में किस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, इसके बारे में लोगों में मतभेद थे और इसी वैचारिक मतभेद के चलते यूरोप में 3 खेमे बन गए थे: उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व के आधार पर एक ऐसी सरकार निर्वाचित करने के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। लेकिन यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। यह लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ये निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास ही संपत्ति हो, इसका विरोध जरूर करते थे। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को स्वीकार करने लग गए थे। 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लग गए थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो उथल-पुथल हुई, उसके दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफी टकराव हुए। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। 19वीं सदी का दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखाने में ला खड़ा किया। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई थी, शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे तथा आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। रेडिकल्स और उदारवादियों के पास काफी निजी संपत्ति थी।
उनके पास बहुत से लोग नौकरी करते थे और इन्होंने इससे काफ़ी पैसा भी कमाया था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही चाहते थे कि औद्योगिकरण की वजह से आई समस्याओं के कारण किए जा रहे प्रयासों को बढ़ाया जाए। उनका मानना था कि यदि मजदूर स्वस्थ होगा और पढ़ा लिखा होगा तो इस व्यवस्था का भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। रेडिकल और उदारवादी लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले तथा जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज उन्नति कर सकता है। यही वजह थी कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द ही गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के बाद एक ऐसी सरकार की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। यही वजह थी कि 1815 के बाद इटली के राष्ट्रपति गिसेप्पे मैज़िनी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी।